बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 7 निर्देशन के अंतर्गत नेतृत्व शैली पर बात करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। नेतृत्व शैली। देखिए, गत वीडियो में हमने नेता के बारे में जाना था। नेता के बारे में जाना, इसके गुणों के बारे में जाना। नेता क्या होता है? वह अपने साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, अनुयायी होते हैं, उन लोगों को दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। दिशा प्रदान करने का कार्य एक नेता द्वारा किया जाता है, एक लीडर द्वारा किया जाता है। अब जो ये लीडर है, ये किस प्रकार का होगा, किस प्रकार से नेतृत्व प्रदान करेगा, यह होती है नेतृत्व शैली। और यह 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला होता है नेता के व्यक्तित्व पर। नेता का जो व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का है, उस पर यह नेतृत्व शैली निर्भर करती है। दूसरा होता है अनुयायियों का प्रकार। जो अधीनस्थ हैं या जो अनुयायी हैं, उनका प्रकार किस प्रकार का है, कि वो अपने नेता को किस प्रकार का देखना चाहते हैं, यह भी निर्भर करता है एक नेतृत्व शैली पर। तीसरा है जो वातावरण है, जो संगठन का वातावरण है, वह किस प्रकार का है। यह तीनों चीजें नेतृत्व शैली को प्रभावित करती हैं। यानी एक नेतृत्व को किस प्रकार का होना चाहिए, वह इन 3 तत्वों पर निर्भर करता है। इन 3 तत्वों से स्पष्ट होता है। आइए अब हम नेतृत्व शैली को विस्तार से देख लेते हैं। आइए, नेतृत्व शैली। नेतृत्व शैली से आशय नेता के सामान्य व्यवहार से है। नेता किस प्रकार से व्यवहार करता है, यह उसे प्रदर्शित करता है। यह वह सामान्य पैटर्न होता है, व्यवहार का वह पैटर्न जो एक नेता के लिए सामान्य रूप से प्रदर्शित होता है कि नेतृत्व शैली कहलाता है। जो सामान्य रूप से एक व्यक्ति द्वारा, एक नेता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है व्यवहार, वह उसकी नेतृत्व शैली कहलाती है। देखिए, एक समूह पर आदेशात्मक रूप से वह आदेश प्रदान करता रहता है और अपने अनुसार ही वह पूरे समूह को चलाता है, अपने अनुयायियों को चलाता है, तो यह उसकी एक नेतृत्व शैली होगी। इसी प्रकार यदि वह अपने साथियों के साथ सलाह मशवरा करता है, उनसे चर्चा करता है, तो यह भी उसका सामान्य व्यवहार है, तो यह भी उसकी एक नेतृत्व शैली हो सकती है। साथ ही एक इस प्रकार का नेता भी हो सकता है जो अपने समूह को खुला छोड़ दे कि आप अपने हिसाब से कार्य करें, तो यह भी उसकी नेतृत्व शैली हो सकती है। नेतृत्व शैली नेता के दर्शन, व्यक्तित्व, अनुभव तथा मूल्य प्रणाली का परिणाम है। यह अनुयायियों के प्रकार एवं संगठन में प्रचलित वातावरण पर भी निर्भर करता है। देखिए, यह एक नेता के व्यक्तित्व, उसकी जो गुण हैं उन पर निर्भर करता है। साथ ही संगठन में किस प्रकार का वातावरण है और उसके अनुयायियों का प्रकार किस प्रकार का है, इस पर भी यह नेतृत्व शैलियां निर्भर करती है। नेतृत्व की शैलियां देखिए 3 प्रकार की होती है। एकतंत्रीय, लोकतंत्रीय है, अबद्धता, अहस्तक्षेप। इन तीनों शैलियों के बारे में देखते हैं। पहली जो शैली है एकतंत्रीय, इसमें जो नेता होता है, जो लीडर होता है, वह आदेश प्रदान करता है। वह आदेशात्मक रूप से कार्य करता है। वह सिर्फ अपने अनुयायियों को पर आदेश देता रहता है, उन्हें निर्देश देता रहता है और अपने हिसाब से उनसे कार्य करवाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी कक्षा में आपकी मैडम आती हैं और वह कहती हैं कि तुम्हें यह काम करना है, तुम्हें यह काम करना है, यानी उन्होंने क्या किया, आदेश प्रदान किया। तो इस प्रकार से आदेशात्मक जो रवैया होता है वह एकतंत्रीय नेतृत्व शैली में पाया जाता है। लोकतंत्रीय नेतृत्व शैली में जो नेता होता है वह अपने अनुयायियों से सलाह मशवरा करता है, उनसे वार्तालाप करता है, तब जाकर वह क्या करता है, निर्णय लेता है। यानी इसको उदाहरण के रूप में समझें तो जैसे आपकी मैडम आपकी कक्षा में आई और उन्होंने आप लोगों से पूछा कि यह कार्य करना है, कौन करेगा, किस प्रकार से किया जाएगा, तो आप सभी बच्चों ने क्या किया, उनको कहा कि हम करेंगे और इस प्रकार से इस कार्य को किया जाना चाहिए। यानी आप लोगों से सलाह मशवरा लिया गया और जो करने वाला है उसके बारे में पूछा गया। तो इस प्रकार से यह क्या होता है, लोकतंत्रीय नेतृत्व प्रणाली, जिसमें नेता अपने अनुयायियों से पूछता है, अपने अधीनस्थों से पूछता है, वार्तालाप करता है, सलाह मशवरा करता रहता है। अबद्धता, हस्तक्षेप। देखिए, इस नेतृत्व शैली में नेतृत्वकर्ता जो होता है वह अपने
अधीन जो काम करने वाले लोग हैं उनको खुला छोड़ देता है कि भाई आप लोग इस कार्य को करने के लिए सक्षम हैं और आप लोग इसे अपने हिसाब से करें, मैं आपको बस सुविधाएं उपलब्ध करा दूंगा और कार्य करने की उन्हें पूरी छूट दे देता है। आइए इन्हें और अच्छे तरीके से देख लेते हैं बच्चों। एक तंत्रीय अथवा सत्तावादी नेता या नेतृत्व शैली। एक सत्तावादी नेता आदेश देता है तथा यह अपेक्षा करता है कि उसके अधीनस्थ आदेशों का पालन करें। यानी जो एक तंत्रीय आदेशात्मक प्रणाली है, इसमें सिर्फ नेतृत्व द्वारा आदेश प्रदान किए जाएंगे। वह क्या करता है, अपने अधीनस्थों को, जो उसके नीचे काम करने वाले हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उन्हें आदेश प्रदान करने का कार्य करेगा और उनसे यह अपेक्षा रखेगा कि वह उसके आदेशों की पालना करें। जितने भी लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं वे उसी से आदेश प्राप्त करेंगे। चाहे 4 लोग काम कर रहे हों तो भी वे आपस में नए संपर्क करके वे उसी नेता से क्या करेंगे, आदेश प्राप्त करेंगे, उसी की दिशा निर्देश की पालना करते हुए कार्य को संपादित करेंगे। यदि एक प्रबंधक इस शैली को अपनाता है तो प्रबंधक द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार कार्य करने हेतु अधीनस्थों को केवल एक तरफा संप्रेषण किया जाता है। केवल एक तरफा संप्रेषण, जो ये प्रबंधक है यही आदेश देगा, जो ये नेता है यही आदेश देगा अपने कर्मचारियों को। कर्मचारियों से किसी भी प्रकार के संप्रेषण की उम्मीद इसमें नहीं की जाती। एक तरफा संप्रेषण यहाँ पर होता है। एक तंत्रीय नेतृत्व का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? समूह से विचार विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध न होने पर। देखिए, जब एक समूह में विचार विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, समय का अभाव है, तो इस प्रकार की नेतृत्व शैली देखने को मिलती है, जहां पर नेता या प्रबंधक अपने जो अनुयायी हैं, अधीनस्थ हैं, उनको आदेश देते हैं, उनसे कार्य करवाते हैं। जब नेता समूह में सबसे विद्वान हो या फिर नेता अपने समूह के लोगों में से सबसे विद्वान हो तो वह इस प्रकार की नेतृत्व शैली को अपनाता है। एक तंत्रीय नेतृत्व के क्या लाभ हैं देखते हैं। शीघ्र निर्णय। देखिए, जब नेता ही इसमें आदेश देगा तो उसी को निर्णय लेने होते हैं, तो निर्णय तेज गति से ले लिए जाते हैं, त्वरित गति से निर्णय ले लिए जाते हैं। नेता को सशक्त अभिप्रेरणा देता है और इसमें नेता को, जो नेतृत्व करता है, उसे अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, बहुत अच्छी और सशक्त अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। वह मोटिवेट होता है और अपने कार्य को और अधिक तत्परता से करने लगता है। देखिए बच्चों, इस नेतृत्व शैली का उदाहरण अगर हम दें तो हिटलर के रूप में ले सकते हैं। हिटलर तानाशाह था और उसने एक तंत्रीय नेतृत्व शैली प्रणाली के द्वारा ही शासन किया। वह केवल आदेश देता था, उसे न मानने वाले को वह दंडित भी करता था, सजा भी देता था, और जो उसके आदेशों को मानता था उसे वह समय समय पर पुरस्कार भी दिया करता था। तो यह एक इसका उदाहरण भी है। आगे देखते हैं बच्चों, लोकतंत्रीय अथवा सहभागी नेता या नेतृत्व शैली। लोकतंत्रीय या सहभागी, इसके 2 नाम हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो नेतृत्वकर्ता नेता होता है वह अपने अधीनस्थों से सलाह मशविरा भी करता रहता है। वह 2 तरफा संवाद करता है, वह आदेश भी देगा और उनसे सलाह भी लेता रहता है। इस प्रकार 2 तरफा क्या है, इसमें संप्रेषण चलता रहता है। वह अपने अनुयायियों के साथ मिलकर कार्य को संपादित करता है। यह एक सहभागी नेता कार्य योजनाएं विकसित करेगा तथा अपने अधीनस्थों की सलाह से निर्णय लेता है। यहाँ पर क्या होगा, एक जो सहभागी नेता है, नेतृत्व करता है, वह जो भी कार्य योजनाएं विकसित करेगा उन्हें अपने अधीनस्थों की सलाह से ही निर्णय लेकर वह लागू करेगा। वह उन्हें निर्णय में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करेगा और अपने लिए गए निर्णयों में वह अपने अधीनस्थों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि निर्णय जो हैं वे अच्छे क्वालिटी के हो सके। देखिए, सभी लोग अनुभवी होते हैं, इनके पास भी कुछ ना कुछ अनुभव हैं, इन अधीनस्थों के पास भी। तो जो ये नेता है यह अपने अनुयायियों के अनुभवों का फायदा उठाने के लिए उनसे सलाह मशविरा करता है और उनके साथ मिलकर निर्णय लेता है। इससे निर्णय प्रभावी बनता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी
हो जाती है तथा उन्हें लागू करना भी आसान हो जाता है। नेतृत्व की यह शैली आजकल बहुत सामान्य है, क्योंकि नेता यह भी मानते हैं यदि लोग अपने उद्देश्य निर्धारित कर लें तो वे सर्वोत्तम निष्पादन कर सकते हैं। जब निर्णय में अधीनस्थों की सहभागिता होगी और जो अधीनस्थ हैं वे ही खुद उद्देश्य निर्धारित करेंगे तो वे सर्वोत्तम निष्पादन कर सकेंगे। देखिए, आपने इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी का नाम सुना होगा। नारायण मूर्ति जी ने अपने संगठन में इसी प्रकार की प्रणाली को अपनाया था और वे जो भी निर्णय लेते थे उसमें अपने अधीनस्थों को पूरा मौका देते थे अपनी राय रखने का, अपनी सहभागिता प्रदर्शित करने का, जिससे उनकी संस्था बहुत अधिक प्रॉफिट में रही और अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में विद्यमान है। उन्हें दूसरों के विचारों को सम्मान देने, अधीनस्थों को उनके कार्य निष्पादन में समर्थन देने तथा संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। वे समूह के अंतर्गत सहमति बनाकर नियंत्रण करते हैं। देखिए, जब लोकतंत्रीय या सहभागी नेतृत्व शैली अपनाई जाती है तो वहां पर सहमति बनाकर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सभी लोगों की जब सहमति होगी, जब सभी लोग अपनी सलाह देंगे, निर्णय तय करेंगे, क्या करना है यह तय करेंगे, तब कार्य भी आसानी से संपादित होता है और साथ ही साथ लोगों के कार्यों पर नियंत्रण पाना भी बहुत आसान हो जाता है। लोकतंत्रीय नेतृत्व का प्रयोग, देखिए कहां कहां पर इस प्रकार के नेतृत्व का प्रयोग किया जाता है। उन स्थितियों में जहां समूह के सदस्य कुशल हों और अपने ज्ञान को बांटने के इच्छुक हों। ऐसी स्थिति में जहां समूह में जो लोग हैं, जो काम करने वाले अधीनस्थ हैं, अनुयायी हैं, वे सक्षम हैं निर्णय लेने के लिए, वे अनुभवी हैं, साथ ही साथ वे कुशल भी हैं और अपने ज्ञान को बांटने के इच्छुक भी हैं, तो यह प्रणाली आसानी से लागू की जा सकती है। जब योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो, और जब किसी भी योजना के निर्माण के लिए साथ ही उसके क्रियान्वयन के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है, समय का अभाव नहीं है, तो आसानी से सभी की सलाह लेकर एक अच्छा निर्णय लिया जा सकता है, एक अच्छी योजना बनाई जा सकती है, उसको क्रियान्वित किया जा सकता है। यानी एक तो समूह के सदस्य अनुभवी हों, उनके पास अच्छा ज्ञान हो, ज्ञान को वो बांटने के इच्छुक हों, और दूसरा योजना के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त समय संगठन में हो, तो यह इस प्रकार की नेतृत्व शैली वहां पर देखने को मिलती है। अबंध अथवा मुक्त रोग नेता, इसमें नेता शक्ति के प्रयोग में विश्वास नहीं रखता जब तक कि यह अत्यावश्यक न हो। देखिए, इसमें जो नेता होता है वह अपने अधीनस्थों को कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे देता है और किसी भी प्रकार की वह शक्ति नहीं अपनाता, किसी भी प्रकार का वह दबाव नहीं डालता कि कार्य किस प्रकार से किया जाना है या नहीं किया जाना। जो ये अनुयायी होते हैं ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, कार्य को संपादित करते हैं। जो लक्ष्य होते हैं वे ये निर्धारित करते हैं, उन्हें पाने के तरीके भी ये खुद निर्धारित करते हैं, और कोई भी समस्या आती है तो ये आपस में ही एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ये उन समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। जब बहुत ही जरूरी हो जाता है तभी जो नेता होता है वह क्या है, अपना हस्तक्षेप करता है, अन्यथा उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह इन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर देता है कार्य करने के संबंध में। अनुगामियों को उच्च श्रेणी की स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्य तथा उन्हें प्राप्त करने के तरीके तय कर सकें, अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकें और उन्हें प्राप्त करने के तरीके भी वो खुद ढूंढ सकें। समूह के सदस्य अपना अपना कार्य करते हैं तथा मिलकर समस्याएं सुलझाते हैं, अपना अपना काम करेंगे और मिलकर समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रबंधक केवल उन्हें समर्थन देता है तथा सौंपे गए कार्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक सूचना की आपूर्ति करता है। प्रबंधक अपना समर्थन देगा और उन्हें कोई आवश्यक जानकारियां चाहिए काम के संबंध में तो वह उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। साथ ही अधीनस्थ किए जाने वाले कार्य का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, और जो अधीनस्थ होते हैं जब उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी गई है, पूरे अधिकार दे दिए गए हैं, तो कार्य को पूरा करने के संबंध में उन्हें अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करना होता है। हस्तक्षेप नेतृत्व का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है देखते हैं। अनुयायी अत्यधिक कुशल, अनुभवी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त हो। जब अनुयायी अधिक कुशल है, अनुभवी हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, वहां पर यह नीति, यह नेतृत्व शैली अपनाई जाती है। अनुयायियों को अपने कार्य में एवं कार्य को स्वयं सफलतापूर्वक करने में गर्व का अनुभव हो,
तो इस प्रकार की नेतृत्व शैली अपनाई जाती है। अनुयायी विश्वसनीय हों, और जब अनुयायी बहुत विश्वसनीय होते हैं तब भी यह नेतृत्व शैली अपनाई जाती है। अहस्तक्षेप नेतृत्व के लाभ। देखिए, अहस्तक्षेप नेतृत्व के क्या लाभ हैं। पहला लाभ है कर्मचारियों में संतुष्टि बढ़ती है। कर्मचारी संतुष्ट होते हैं क्योंकि उन्हें कार्य के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है, पूरे अधिकार उन्हें सौंप दिए जाते हैं। अधीनस्थों के विकास के अधिक अवसर, और इससे अधीनस्थों के विकास के बहुत अधिक अवसर उन्हें प्राप्त भी होते हैं। अधीनस्थों की क्षमता का पूर्ण उपयोग। देखिए, इस नेतृत्व शैली में जो अधीनस्थ होते हैं, जब उन्हें पूरे अधिकार दे दिए गए हैं कार्य के उद्देश्य निर्धारित करने के, उन्हें पाने के तरीके निर्धारित करने के लिए, साथ ही उन्हें जब उत्तरदायित्व दिया गया है तो इससे उनकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकता है। तो यह है अहस्तक्षेप नेतृत्व शैली, मुक्त रोग नेतृत्व शैली। बच्चों, आज हमने नेतृत्व शैली के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।